स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज से लेके हम लोग सीए इंटर के अंदर जो हमारा पेपर नंबर 5 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर नंबर 5 जो है दैट इज अबाउट ऑडिटिंग एंड एथिक्स, राइट। ये पेपर नंबर 5 है, ये आपका फॉल करता है ग्रुप 2 के अंदर, राइट। तो सेकेंड ग्रुप के अंदर जो पेपर नंबर 5 है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ये पेपर हम लोग आज से लेके स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। इस वीडियो के अंदर आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेसिक इन दोनों टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है एंड एथिक्स का मीनिंग क्या होता है, राइट। एंड अदर देन दैट हमारा पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या क्या है, कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स है इसके अंदर जो हमें पढ़ने को मिलेंगे, क्या वेटेज है चैप्टर्स का, ये पूरा पैटर्न हम लोग आज की इस क्लास में समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम लोग इसमें ये टर्म्स समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में आपको आपका मॉड्यूल शो करूंगी जो ICAI ने प्रोवाइड किया है, और कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या सब कुछ रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद दिस टर्म ऑडिट। इस टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑडिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। देखो, ऑडिट वर्ड का मतलब क्या है, चेकिंग। सिंपलर टर्म्स में ऑडिट मींस चेकिंग। चेकिंग हम किस चीज को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोग किस चीज को चेक करोगे, कंपनी के अकाउंट्स को चेक करेंगे, राइट। हमें मेनली क्या क्या चीजें चेक करनी है, देखिए आप ये जो अकाउंट्स हैं ये चेक करेंगे एज पर द लॉ, कंपनी उनको मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीजें आप लोगों को इसमें एग्जामिन करनी होंगी, चेक करनी होंगी। नाउ अगर मैं लॉ की बात करूं तो इसके अंदर अकाउंट्स का जो प्रेपरेशन है वो कहाँ पे मेंशन्ड है, मतलब हमें क्या चीज फॉलो करनी है। अगर मैं कंपनी के व्यू पॉइंट से कहूं तो कंपनी अपने अकाउंट्स जो है वो किस अकॉर्डिंग्स में प्रिपेयर करेगी। देखो, एक कंपनीज एक्ट है 2013, राइट। इस एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है कि एक कंपनी को अपना बैलेंस शीट PNL जो है वो किस मैनर में प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक आप लोगों ने ये सब चीजें ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में करी भी होंगी एंड अभी CA में भी आपको सिलेबस में भी पढ़ने को मिलेगा। बट ये जो पूरा अकाउंट्स का प्रिपरेशन है वो किसके अकॉर्डिंग्स में होता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग्स में होता है। अगर आप लोगों को याद हो, मैं थोड़ा और डिटेल में जाती हूँ। कंपनीज एक्ट का स्केड्यूल 3 होता है विच टेल्स अस कि हमें किस तरीके से, किस फॉर्मेट में अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, राइट। दूसरा, ये जो प्रिपरेशन हमें करना है वो हमें किसके अकॉर्डिंग्स में करना है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। ये नाम है एक तरीके से, ये भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम बोलते हैं इनको। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ये किसने बना रखे हैं, आपके इंस्टीट्यूट ने, ICAI ने, अलोंग विद द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट ये स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किए गए हैं। तो इनका प्रिपरेशन अकाउंट्स का किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, कंपनीज एक्ट के स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये प्रिपरेशन करने की ड्यूटी किसकी होती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर, ये ड्यूटी क्या ऑडिटर की ड्यूटी रहेगी, द पर्सन हु इज कमिंग टू चेक, नहीं, ये ड्यूटी हमेशा किसकी रहेगी, कंपनी की रहेगी, या आप कहो कंपनी के मैनेजमेंट की ड्यूटी रहेगी। ओके, तो कंपनी या कंपनी के मैनेजमेंट को क्या करना है, ये मेक श्योर करना है कि वो जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो किसके हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। अब ये दो चीजें इनको फॉलो करनी है, बट हम इनके ऊपर कैसे ट्रस्ट करें। आप सोचो, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और बहुत बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आपको करना है, बड़ा अमाउंट नहीं भी तो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं अगर वो भी अपना पैसा लगा रहे हैं तो वो कैसे ट्रस्ट करें कंपनी के ऊपर और कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर कि वाकई में उन्होंने लॉ को कंप्लाई किया है, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक्स नहीं है, वो मैन्युपुलेशंस नहीं करे, उन्होंने कोई गलत चीजें वहां पे नहीं शो कर रखी, आप कैसे उनको ट्रस्ट कर लोगे। अच्छा, ये इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से हमने कहा। अगर कोई बैंकर भी इनको लोन दे रहा है तो वो भी इस फैक्ट पे कैसे ट्रस्ट करेगा कि कंपनी या उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट PNL है वो एकदम करेक्ट है,
कोई उसमें एरर्स नहीं है, कोई कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही है, वो कैसे इस चीज पे विश्वास करेंगे? वो तभी उस चीज पे विश्वास करेंगे जब आपके अकाउंट्स क्या होंगे, ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे, राइट? इसी वजह से लॉ ने ये रिक्वायरमेंट प्लेस करी है कि आपको ऑडिट करवानी चाहिए, इट इज मैंडेटरी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो सबके अंदर कहीं पे मैंडेटरी है, कहीं ऑप्शनल है, कहीं कुछ कुछ क्राइटेरियाज है, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बट अब आप समझ रहे हो कि एक आउटसाइडर जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी के मैनेजमेंट के लोग नहीं है, मैं आउटसाइडर की बात कर रही हूँ, जो बैंकर्स हो गए, आपके लेंडर्स हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, इवन गवर्नमेंट है, जितने भी आउटसाइड वाले स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस चीज पे कैसे विश्वास होगा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने प्रॉपर अकाउंट्स का प्रिपरेशन किया है लॉ के अकॉर्डिंग और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग? उन्हें इस चीज पे विश्वास तभी होगा जब ये इनके अकाउंट्स क्या होंगे, ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे, राइट? अब बात करें कि ऑडिटिंग जो है, हमने अभी बेसिक एक टर्म समझा कि इसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट्स की चेकिंग करते हैं, राइट? अच्छा, अकाउंट्स बोलने के बजाय मैं थोड़ा सा एक लीगल टर्मिनोलॉजी इसमें यूज कर रही हूं। मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग अकाउंट्स इसको बोलूंगी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो हम किस चीज की चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। जो भी फाइनेंशियल नेचर का डेटा होगा वो आपको चेक करना है यहाँ पे, फाइन। अब एक ये हो गया चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। अनदर थिंग, आखिर ये ऑडिट करेगा कौन, हु विल कंडक्ट दिस ऑडिट ना? अब आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। ऑडिट किसको करनी चाहिए? कंपनी का ही एम्प्लॉय जो है, क्या हम ऑडिट उससे करवाएं, या फिर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन से करवाएं? ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब, मैं आम भाषा में कहूं तो कंपनी का आउटसाइडर है ये कोई। तो किससे हम ये ऑडिट करवाएं? हम कंपनी के किसी एम्प्लॉय से करवाएं, स्टाफ में किसी से करवाएं इस चीज की चेकिंग, या फिर हम ये किससे करवाएं, किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से? आप खुद सोचो लॉजिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक गवर्नमेंट, एक बैंकर, एक लेंडर है, इन सब लोग को किसके ऊपर विश्वास ज्यादा आएगा? क्या कंपनी का एम्प्लॉय जब भी कंपनी की चेकिंग करेगा अकाउंट्स की, डोंट यू थिंक वो हमेशा क्या कहेगा कि नहीं, हमारे अकाउंट्स में कोई गलतियां नहीं है, राइट? वो हमेशा यही कहेगा कि हमारे अकाउंट्स में और इनमें कोई एरर्स नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है, कोई गलतियां नहीं है। इसीलिए मुझे ये बताओ, क्या हम कंपनी के एम्प्लॉय पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या, टेल मी, कैन वी ट्रस्ट ऑन देम? नो, नहीं कर सकते। वेयर एज वही एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि एक आउटसाइडर है, अगर वो जो है ये चेकिंग करता है, क्या हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? यस, हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो पर्सन कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी उसको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, राइट? वो अपनी फीस चार्ज करेगा, अपना काम करेगा, एंड अगर उसने गलत रिपोर्ट दे दी तो उसको इस चीज का भी डर है कि लाइबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी, मेरी साइन है उस ऑडिट रिपोर्ट पे, तो ऑफ कोर्स उसके मन में इस चीज का डर है कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी और मेरी डिग्री पे सवाल उठाया जा सकता है। इस वजह से वो पर्सन कभी भी गलत ओपिनियन अपना नहीं देगा, वो कभी भी चेकिंग करने के बाद कंक्लूजन जो लेकर के आएगा वो गलत नहीं देगा, राइट? तो हम इसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा कर सकते हैं। अब ऑडिट की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी, तो जाहिर सी बात है रिलायबल कौन हुआ ज्यादा? एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो ज्यादा रिलायबल होता है, वेयर एज जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं वो कभी भी रिलायबल नहीं है अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट उनसे करवाएं तो। ठीक है, तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला कि ऑडिट हमेशा कौन करता है? हमेशा ऑडिट एक इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा, राइट? तो अब है ना, मैं ऑडिट का एक प्रॉपर डेफिनेशन फ्रेम कर रही हूं, इसी से जो अभी हम लोगों ने समझा है। ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, राइट? तो हम इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे ही क्या, कि ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, कि चेकिंग हो रही है यहाँ पे, और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, कि कौन कर रहा है इसको, एक इंडिपेंडेंट पर्सन चेक कर रहा है, राइट? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ किसका एग्जामिनेशन करता है? मैंने कहा था हम अकाउंट्स टर्म नहीं यूज करके ऑडिट की लैंग्वेज में क्या यूज करेंगे टर्म, हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ठीक है, अब ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे? ऑफ एन एंटिटी। अब क्योंकि यहाँ पे बात आई है एक एंटिटी के बारे में, तो लेट्स डिस्कस कि किस किस तरीके से इनकी ऑडिट्स होती है। ठीक है, अच्छा, आप अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते होंगे, ये आई थिंक आप 11th 12th ऑनवर्ड्स ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। हमारे पास कितने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके फॉर्मेट में हम लोग बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट है इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सेकंड फिर हमारे पास इसमें आता है पार्टनरशिप। ओके, देन कम्स एलएलपी एंड लास्ट इसमें आता है एक कंपनी। ठीक है, अब एक बार डिस्कस करते हैं किसमें कितनी ज्यादा नीड है ऑडिट कराने की, है भी या नहीं है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। सबसे पहले बात करें हम सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी ऐसा बिजनेस फॉर्म जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ओनर है जो उस बिजनेस को चला रहा है। वही पर्सन खुद ऑफ कोर्स अपने अकाउंट्स वगैरह वही डील करता होगा, वही प्रिपरेशन में इन्वॉल्व रहेगा, चलो अकाउंटेंट बुला लेंगे हम लोग एक अलग से, बट सारा काम, सारा डिसीजन मेकिंग, सब चीजें कौन कर रहा है? एक सोल प्रोप्राइटर खुद अकेले कर रहा है। डू यू थिंक कि यहाँ पे ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है? नहीं, कोई बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ये पूरा इसका बिजनेस किसके ऊपर चल रहा है? उसकी खुद की पर्सनल क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे चल रहा है। तो डू यू थिंक कि वो कभी भी कुछ भी ऐसे फ्रॉड्स या एरर्स कमिट कर सकता है? नहीं करेगा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो खुद के साथ ही क्यों इस टाइप की चीजें करेगा? ओके, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऑडिट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड। बट हाँ, अगर कभी लेट्स से गवर्नमेंट को लगता है या किसी और एजेंसी को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को लगता है कि हमें ऑडिट करानी चाहिए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जिनके, और वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऑपरेट करते हैं, तो आप वहां भी करा सकते हो। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ये लिखते हैं कि नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर जरूरी लगता है तो रेकमेंडेड। ओके, बट इट इज रेकमेंडेड, एक संतुष्टि के लिए कि आपको कोई भी लेंडर लोन दे, कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा लगाए, तो उसकी संतुष्टि के लिए आपको ये एक बार रेकमेंडेड है। पार्टनरशिप के अंदर भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के पार्टनरशिप करते हैं, राइट? कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है सबका, प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव से काम करते हैं। यहाँ पे भी ये पर्संस जो है, देखो वैसे तो चांसेस कम है कि ये कोई इस टाइप के फ्रॉड्स या एरर्स कमिट करेंगे। रीजन बीइंग अगेन द सेम कि एक तो पब्लिक इंटरेस्ट इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स इनके होते नहीं है। यहाँ पे भी मैं यही चीज कहूंगी कि इट इज as such not required but recommended। अगर कभी भी किसी भी पार्टनर को लगता है कि दूसरा पार्टनर जो है वो मैन्युपुलेशन कर रहा है अकाउंट्स की, या फिर वो मुझे मेरा शेयर नहीं देगा, या फिर उसको लग रहा है कि किसी तरीके का फ्रॉड कमिट कर रहा है द अदर पार्टनर, तो जब भी कभी इस टाइप के इश्यूज अगर फर्म में अराइज होते हैं, तो एक पार्टनर अपने फर्म का ऑडिटिंग करवा सकता है। ठीक है, एलएलपी की बात करूं अब मैं, तो एलएलपी का जो ऑडिट होता है वो ऑडिट क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या है? उनका कुछ कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की लिमिट्स है एंड उनकी टर्नओवर की लिमिट्स है। तो वो लिमिट कहाँ पे प्रिस्क्राइब करी हुई है? एलएलपी एक्ट 2008 है, वहां पे ये चीज प्रिस्क्राइब करी हुई है कि किन किन एलएलपीस को, कौन कौन से क्राइटेरिया वाली एलएलपीस को क्या करवाना है? ऑडिट करवाना है। तो एलएलपी के अंदर यहाँ पे हमें लिमिट्स जो है वो लॉ में प्रिस्क्राइब करी हुई है। ठीक है, कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी के केस में आपको नहीं लगता कि इन तीनों फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से काफी बड़ी है एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो जाहिर सी बात है कंपनी के अंदर ये जो ऑडिट है वो कंपलसरी होनी चाहिए। डोंट यू थिंक दिस?
क्योंकि आप एक चीज सोचो, कंपनी के अंदर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दो से ज्यादा हो सकते हैं, मिनिमम दो तो रखने ही रखने हैं हमें, है ना, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं शेयर होल्डर्स की बात करूं, वो भी एटलीस्ट टू तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना, अदर देन 1% कंपनी, उसको छोड़ दो। बट शेयर होल्डर्स भी, अब मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं, कितने सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो कितने सारे लोगों का पैसा अटका हुआ है तुम्हारी कंपनी में, राइट। अदर देन दैट, आप पब्लिक कंपनी हो, मतलब आप लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है कि ये लॉ को कंप्लाई करते हैं नहीं करते हैं, इनके अकाउंट्स लॉ के हिसाब से बनते हैं नहीं बनते हैं। देन योर लेंडर्स, इसके अलावा आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं ना, सब लोगों को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल डीलिंग्स आपके साथ करनी ही करनी है। तो जब इतने लोग इंटरेस्टेड हैं और इतने लोगों से आपने फंडिंग्स रेज कर रखी है, डोंट यू थिंक कि उनको अश्योरेंस चाहिए इस चीज के बारे में कि कंपनी के अफेयर्स प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, राइट। तो वही बात यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करें, हम किसी के साथ भी फ्रॉड्स एरर्स कमिट ना करें। तो कंपनी के लिए ये चीज क्या है, मैंडेटरी है। क्या कोई क्राइटेरिया है कंपनी की ऑडिट के लिए, क्या कुछ लिमिट्स है इसके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी चाहे जीरो टर्नओवर क्यों ना अर्न कर रही हो, फिर भी उसको क्या करना है, ऑडिट करवानी है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, मैंडेटरी बन जाता है। ओके, मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रही हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्राइटेरिया, कोई लिमिट्स नहीं है, कोई क्राइटेरियाज नहीं है, उनके लिए ये चीज क्या बन जाती है, मैंडेटरी बन जाती है। नाउ दिस इज द एरिया जहां पे हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए इंपॉर्टेंस क्रिएट हो रही है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, इसी टाइप की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करनी है और वो कंपल्सरी है बाय लॉ, ठीक है। हमने ये सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस कर लिए हैं। ये आप लोग, आई होप आप लोग सब चीजें नोट डाउन भी कर रहे हैं। हम प्रॉपर कल से लेके अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर नंबर 1 से जब हम स्टार्ट करेंगे, हम प्रॉपर नोट्स वगैरह बना करके फिर ही ये पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। ये फॉर्म्स क्लियर हो गए आई होप। नाउ लेट अस डिस्कस ये डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। अब ये जो एंटिटी है, इन्होंने कहा है, मैं आपके जो बुक में डेफिनेशन दे रखा है मैं उसी को रेफर कर रही हूँ। दिस डेफिनेशन सेज वेदर दैट एंटिटी इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड irrespective of its size और लीगल फॉर्म। ओके, एक बार यहां तक इसको स्टॉप करके समझते हैं क्या बताना चाह रहे हैं ये यहाँ पे। देखो, कह रहे हैं कि आप ऐसी एक एंटिटी का ऑडिट कंडक्ट करवाओगे जो कि चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। अब ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती हैं? अच्छा, आप लोगों ने लॉ के अंदर सुना होगा, एक टाइप की कंपनी होती है, सेक्शन 8 कंपनी के नाम से हम बोलते हैं उसको, याद है? ये एनपीओज होती है जिनको कंपनी का एक स्टेटस भी प्रोवाइड किया गया है इस एक्ट के अंदर। अब ऐसी कंपनीज प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती हैं, दीज आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, फिर भी इनको क्या करवाना है, ऑडिट करवाना है। तो इसीलिए प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो डजंट मैटर, फिर भी इस एंटिटी को क्या करवाना है, कंपल्सरीली अपना ऑडिट कंडक्ट करवाना है, ठीक है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, इररिस्पेक्टिव मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता, साइज उसका लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, बहुत ज्यादा टर्नओवर है, कम है, पेड अप कैपिटल उसका कितना है, डजंट मैटर, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी सबको क्या करवाना है, ऑडिट करवाना है। लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म क्या होता है, जो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, ये तीनों हमारे क्या है, चारों हमारे लिए क्या है, लीगल फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। अच्छा, अब तुम लोग कहोगे मैम डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म, और आप हमें बता रहे हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में रिक्वायर्ड है ही नहीं। तो देखो, ये आईसीएआई की डेफिनेशन है,
ठीक है। एंड इसकी आईसीएआई की डेफिनेशन जो है वो हमें कुछ भी इस टाइप का क्राइटेरिया नहीं दे रही है, वो कह रही है कि सारे लीगल फॉर्म्स के लिए क्या है, कंपलसरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फाइनेंसेस तो सबके पास है ना, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, फाइनेंशियल डीलिंग्स तो सब में हो रही है, तो इसीलिए सबके लिए ये ऑडिटिंग कंपलसरी है। बट ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, इनके जो रिस्पेक्टिव लॉज हैं, उन लॉज के अंदर इनके बारे में इसी तरीके से ये चीजें लिखी हुई है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए एक्चुअली कोई लॉ है ही नहीं, कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, तो उनके अंदर जो लिखा हुआ है वो हमने डिस्कस कर ही लिया। ओके, तो रेकमेंडेड जरूर है, सबके अंदर रेकमेंडेड है ना, इन्होंने इस वजह से यहाँ पे ये टर्म यूज किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। करेक्ट। अब हम लोग इसको ही थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन is conducted with a view to express with a view to express an opinion thereon। अब आईसीएआई का ये जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट होता है, और लास्ट लाइन के अंदर ही इसने हमें क्या बताया है, इसका पर्पस बताया है, राइट, कि क्यों हम ऑडिट करवाते हैं। बेसिकली दिस इज द पर्पस दैट दे हैव टोल्ड अस। ओके, क्या पर्पस है यहाँ पे, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। क्यों ये ऑडिट करी जा रही है, बिकॉज हम ऑडिटर से चाहते हैं कि वो क्या करे, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे उसके ऊपर। ठीक है, हम क्या चाहते हैं ऑडिटर से, कि ऑडिटर्स के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे। नाउ व्हाट इज ओपिनियन, हम क्यों यहाँ पे फैक्ट्स की बात नहीं करें, हम सिर्फ ओपिनियन की बात करें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओपिनियन इज कि किसको क्या लगता है, राइट, मतलब ऑडिटर के नजरों में कंपनी में एरर्स या फ्रॉड्स हैं या नहीं है ना। तो पहली बात, ओपिनियन कभी भी बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं होती है, मतलब ये हर किसी पर्सन के खुद के जजमेंट पे बेस्ड होता है। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर, लेट्स से डॉक्टर्स है, डोंट यू थिंक सारे डॉक्टर्स कभी भी एक ही ओपिनियन नहीं देते हैं। आज आप किसी एक डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, आप उसी डॉक्टर की राय, मतलब आप किसी और से एक बार कंफर्मेशन लेने जाओगे तो दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन कुछ और होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि एक डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है कि आप सर्जरी करवा लो, ऑपरेशन करा लो, इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जबकि एट द सेम टाइम जब आप एक सेकेंड ओपिनियन के लिए किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको क्या कहता है कि नहीं, ये चीज दवाइयों से भी ठीक हो सकती है। तो आपने देखा, एक डॉक्टर आपको सर्जरी का ओपिनियन दे रहा है, दूसरा डॉक्टर आपको क्या कह रहा है, मेडिसिन, ओनली मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट, कोई सर्जरी नहीं। तो जब डॉक्टर्स का ओपिनियन चेंज हो सकता है, ये भी तो प्रोफेशनल्स है ना इन नेचर, तो अकाउंटेंट्स का, ऑडिटर्स का व्यू क्यों नहीं चेंज हो सकता, वो भी हो सकता है, हम लोग भी प्रोफेशनल्स हैं। तो जाहिर सी बात है, एक प्रोफेशनल का जो ओपिनियन आता है वो हमेशा डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम ईच अदर होता है, सारे प्रोफेशनल्स का जो ओपिनियन है वो सेम नहीं आता। ठीक है, तो ये वेरी कर सकता है, हो सकता है एक ऑडिटर की नजरों में कंपनी में कोई एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं है, वहीं एट द सेम टाइम आप किसी और ऑडिटर से चेकिंग कराओ तो उसको थोड़े बहुत कोई मिस्टेक्स या एरर्स उसमें दिख गए हो, तो ये परफेक्टली फाइन है, ऐसा होता ही है। इसीलिए तो इंस्टीट्यूट ने अपनी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि आप सिर्फ आकर के चेकिंग करो और अपना उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो ऑडिटर को क्या करना है, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। नाउ ये जो ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, ये किसके अंदर किया जाएगा, किसके अंदर किया जाएगा, ये ऑडिट रिपोर्ट में। ओके, तो पूरा जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा, पूरा चेकिंग करके जब आप खत्म कर लेंगे तो आप अपना ओपिनियन कहाँ एक्सप्रेस करो, अभी वर्बली तो जाकर के हम मैनेजमेंट को नहीं बताएंगे या गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे, हम कैसे करेंगे इस चीज को, एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में, एक रिटन मैनर में, प्रॉपर एक फॉर्मेट इसका प्रिस्क्राइब्ड है लॉ के अंदर, उस रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर क्या करेगा, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। अब एक चीज ध्यान रहे, ऑडिटर जो है वो ये रिपोर्ट साइन कर रहा है, इट मींस कहीं ना कहीं वो साइन करके अपने शोल्डर्स पे लाइबिलिटी ले रहा है, राइट। तुम लोगों ने सुना होगा ये चीज कि सीए के सिर्फ साइन की वैल्यू होती है, राइट। तो आप अगर किसी गलत डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हो तो सोचो फिर एक्शन किसके अगेंस्ट लिया जाएगा, ऑफ कोर्स
आप ही के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्या चीज अंडरस्टैंड करी है यहाँ पे, हमने समझा कि पूरे ऑडिटिंग टर्म का मतलब क्या होता है। ऑडिट बहुत वास्ट है, ठीक है, बट अभी हम लोगों ने सिर्फ क्या डिस्कस किया है, इसका मीनिंग डिस्कस किया है, डेफिनेशन डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज थोड़ा सा समझ आ रही है, क्लियर। अगर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हार्ड लग रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दो खुद को, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। ठीक है, आई होप ये सब क्लियर है, और ये आप अपने नोटबुक्स प्रॉपर बनाएंगे, उसके अंदर नोटिंग करेंगे। मैं एक बार हमारा पैटर्न बता दूं हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। देखो, नोट्स है, नोट्स मैं आपको क्लास में ही लिखवाऊंगी इस सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज इसके अंदर थ्योरी ज्यादा है, तो इसको पढ़ने के लिए बेटर तरीका ये रहेगा दैट वी स्टार्ट राइटिंग विद द नोट्स। ओके, हम लोग पूरे मॉड्यूल को नहीं पढ़ सकते, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा पढ़ना। नोट्स हमारे बहुत अट्रैक्टिव नोट्स रहेंगे, ये आप खुद प्रिपेयर करोगे, मैं क्लास में बनवाऊंगी, आपसे गाइड करूंगी कैसे बनाना है इसको। ठीक है, आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट रेगुलर टेस्ट। टेस्ट सीरीज जो है वो हमारी क्लासेस के साथ साथ आफ्टर एवरी चैप्टर वो चलता रहेगा, आप रेगुलरली उसको अटेंड करेंगे। एंड दूसरी चीज, कोर्स खत्म होने के बाद भी हम लोग मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट लेते हैं, वो आप लोगों को अटेंड करना है, उससे आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगी, पता लगेगा आपका स्टैंडिंग कहाँ पे है। वन मोर थिंग, आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस, ये हम लोग करेंगे क्लास के अंदर ही। मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं इसके अंदर, एंड देन आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, आप लिख के लाएंगे ये आंसर्स, तभी आपको पता लगेगा आपके लिखने में कहाँ कमी रह रही है। बिकॉज आप लोग लर्न कर लोगे अच्छे से, आप अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ले लोगे, बट जब तक आपको 3 घंटे में वहां पे ये पेपर इंप्लीमेंट करना नहीं आया, एग्जीक्यूट करना नहीं आया, मतलब आंसर पे लिखना नहीं आया, तो फिर आपके लिए मार्क्स स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, right? And I understand because being a practical mindset student, आप लोगों के लिए थोड़ा सा थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना डिफिकल्ट होता है, बट आपको बिल्कुल भी ये चीज फील नहीं होगी इस सब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो ये हमारा पूरे इस सब्जेक्ट को पढ़ने का पैटर्न रहेगा। फाइन, नाउ ये डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली, कौन करता है कैसे करता है ये सारी चीजें हम लोग देख लिए हैं। आप लोग यहाँ से स्टार्टिंग से एक बार इसको वीडियो को देख करके नोटिंग जरूर करेंगे। फाइन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम लोग एक बार हमारा पेपर पैटर्न समझते हैं। पहले मैं आपको मॉड्यूल दिखाती हूँ, मॉड्यूल में हमारे पास कितने सिलेबसेस है, सॉरी कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास, लेट्स सी। देखो, ये आपका मॉड्यूल है ना, दिस इज मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, एक्चुअली 2 बुक्स हैं हमारे पास ना। तो जो फर्स्ट वाला बुक है उसके अंदर हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स है ना। देखो, पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ये पर्टिकुलर मटेरियल जो है May 26 एग्जाम के बाद से लेकर के रेलेवेंट रहेगा। आपको जो मैं नोट्स बनवाऊंगी वो कंप्लीटली इसी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पे बेस्ड रहेंगे, राइट। अभी एक बार आप इसके अंदर आपका चैप्टर्स देखो, कितने चैप्टर, देखो सिलेबस पेपर नंबर 5 के लिए ऑडिटिंग एंड एथिक्स हमारे सब्जेक्ट का नाम है। पूरा पेपर 100 मार्क्स है, आपको 3 घंटे मिलेंगे इसको अटेम्प्ट करने के लिए। ये देखिए आप, टोटल हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर्स कितने हैं, ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो हैं ये आपको मिलेंगे फर्स्ट बुक के अंदर, आपकी जो मॉड्यूल 1 के नाम से जिसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला जो मॉड्यूल है उसमें टोटल 5 चैप्टर्स रहेंगे हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं मॉड्यूल 2 के ऊपर, जिसमें आपके पास टोटल 6 चैप्टर्स है, यू कैन सी ओवर हियर। इसके लिए आपके पास दूसरा मॉड्यूल है, देखो ये वाला मैंने ओपन करा है, दिस इज मॉड्यूल 2, राइट। इसके अंदर भी देखो ये हमारे पास बाकी के बच्चे हुए चैप्टर्स हैं। तो टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं हम लोगों को, 11 चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी ना। टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 11, ठीक है। एंड 11 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे 2 बुक्स में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट वाली बुक आती है मॉड्यूल 1 जो है उसमें आपको कितने 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और जो मॉड्यूल 2 आएगा आपका उसमें आपको टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ऐसे करके आपके पास 11 चैप्टर हो गए। अच्छा, अभी 2 बुक्स बना रखी हैं तो बच्चों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि कहीं ये 2 बुक्स जो हैं इनका भी वेटेज कुछ सेग्रीगेटेड है क्या। नहीं, इनका वेटेज कुछ भी सेग्रीगेटेड नहीं है। ये पूरे के पूरे 11 चैप्टर्स आपके कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं, 100 मार्क्स। ओके, तो कोई इसका सेग्रीगेशन नहीं है, हमें सब चैप्टर्स इक्वल
मानते हुए पढ़ने हैं कि सबका इक्वल वेटेज है, ये है। थोड़ा सा हम लोग ट्रेंड के बेसिस पे, पास्ट ट्रेंड्स के बेसिस पे ये चीज जरूर डिस्कस कर सकते हैं कि किस चैप्टर का वेटेज कम है और किस चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। वो हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, बट वो बाद में करेंगे ना, अभी के लिए तो हमें सब कुछ एक समान ही पढ़ना है। ओके, ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये हम लोग सीक्वेंशियली ही पढ़ेंगे, बिकॉज प्रोसेस होता है। देखो, ऑडिट को भी करने का एक तरीका है। आप ऐसे नहीं रैंडमली किसी भी कंपनी में जाओगे, उसके ऑफिस पे, उसके ब्रांच पे जाकर के कुछ भी उठा करके चेक करना स्टार्ट कर दोगे। नो, देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर इट। तो वो प्रोसेस जो है वो आपके चैप्टर्स उसी सीक्वेंस में अरेंज्ड है, हम उनको उन्हीं तरीकों से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग पेपर पैटर्न और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न जो है, देखो, ऑडिट के अंदर एक्चुअल में हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है इसमें, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। नोटिस किया आप लोगों ने ये चीज, सब्जेक्ट का नेम क्या है हमारे, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, राइट। तो इसके अंदर आप एक चीज देखो, सारे जो चैप्टर्स हैं मोस्ट प्रोबेबली एथिक्स ऑडिट के ही है। लास्ट एक चैप्टर बस आपका एथिक्स का आता है ना। मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, पहले एक्सप्लेन करती हूँ आपको एथिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। ऑडिटिंग तो समझ ही लिया था हम लोगों ने, पहले डिस्कस करते हैं एथिक्स क्या होता है। देखो, एथिक्स क्या है, एथिक्स एक तरीके से हमारे मॉरल वैल्यूज है। ठीक है, मॉरल वैल्यूज मतलब ये हमें ये बताते हैं कि व्हाट इज राइट या व्हाट इज रॉन्ग। ओके, ये चीज एक्सप्लेन करने वाले जो एक तरीके से ये मैं इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बोलूंगी, बट हाँ ये बिलीव्स हैं ना, मॉरल वैल्यूज है या बिलीव्स है विच गाइड योर कंडक्ट। बिकॉज आप कहाँ जाने वाले हो, आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, तो आपको प्रोफेशनल्स की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा। ओके, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे या फिर आप अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, दोनों ही एरियाज के अंदर कस्टमर के साथ आपको कैसे डील करना है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ आपको कैसे बात करनी है, कैसे आपको क्या काम करना है, वो पूरा कहाँ से पता लगेगा, एथिक्स से पता लगेगा। तो हमें एथिक्स बताते हैं कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम ये अभी क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो बचपन से ही ये चीज सिखाई जाती है ना, क्या सही है क्या गलत है, राइट। अभी हमें पेरेंट्स भी यही सिखाते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट। या फिर अभी आप सपोज किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, वहां पे आपके हाथ में, आप कंपनी के सीएफओ हो, आपके हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, कोई बाहर का पर्सन आपको कुछ पैसे दे रहा है, कुछ लैक्स आपको ऑफर कर रहा है, जिसके बदले वो आपसे वो इंफॉर्मेशन मांगता है, क्या आप उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दोगे, करनी चाहिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से, मतलब ये इक्वलेंट टू करप्शन है, ब्राइब है। अब तुम कहोगे ब्राइब ये तो सरकारी डिपार्टमेंट्स में होता है, प्राइवेट में कहां से होने लग गया। अगर कोई पर्सन इस तरीके से आपके साथ कर रहा है, तो यू डू यू थिंक यू शुड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ओवर देयर, यस, आपको वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि कंपनी के जो भी बातें हैं वो आपको बाहर किसी भी आउटसाइडर के साथ, चाहे वो कितना ही अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो, डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। ये आपके एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ रहेगा। ओके, तो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स जो मैंने आपको अभी अभी बताया, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और भी होते हैं जो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 11 है, एक ही चैप्टर है जो एथिक्स के साथ डील करता है। ठीक है, तो एथिक्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, बिकॉज हम लोग एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर होने जा रहे हैं, और वहां हमारे कंडक्ट को, हमारे बिहेवियर को कौन गवर्न करता है, एथिक्स गवर्न करते हैं। ठीक है, तो क्या सही है क्या गलत है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये तो पोर्शन हो गया एथिक्स के बारे में। नाउ हमने इस सब्जेक्ट का जो हेडिंग है उसका हम लोग नेम जो है, दोनों टर्म्स हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली, ऑडिट क्या होता है, एथिक्स क्या होता है। अब मैं आप लोगों को एक बार पेपर पैटर्न बता दूं कि किस तरीके का पेपर पैटर्न रहता है। ठीक है, अब पेपर पैटर्न जो है, देखिए वो चेंज हो चुका है। क्या उसके अंदर चेंजेस आए हैं मेजरली, this 100 marks paper is actually divided into 30 and 70 का रेशियो। कैसे, जो 30 मार्क्स हैं इसमें से वो आपके आते हैं एमसीक्यूज के लिए ना, 30 मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज है। बट एमसीक्यूज भी किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे इसमें, आपके कुछ तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, केस स्टडी के एमसीक्यूज आते हैं, और कुछ इसके अंदर आपके जनरल एमसीक्यूज आते हैं।
ठीक है, 70 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव है, ये कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसके अंदर भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी, बट एक ही एडवांटेज यहाँ पे आप लोगों के पास है कि 30 मार्क्स में आपको एमसीक्यूज दे दिए गए हैं, बट बहुत सारे बच्चों का यही ओपिनियन रहता है कि जो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस होते हैं दे आर क्वाइट इजी टू अटेम्प्ट, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी आधा आधा एक एक पेज की केस स्टडी दी जाएंगी और उनके बेसिस पे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे एमसीक्यूज जो है मैं कहूंगी कि डिस्क्रिप्टिव के कंपैरिजन में मामूली सा इजी है, बट बहुत ज्यादा इजी इसको मत मानना, अंडर एस्टिमेट मत करना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ये इन तीनों में आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू मिलेगा। और एक क्वेश्चन 4 जो है उसमें जनरल एमसीक्यूज पूछेंगे, वो पूरे सिलेबस पे बेस्ड होंगे, आपके इस पे बेस्ड नहीं है, केस स्टडी पे बेस्ड नहीं होंगे। ठीक है, वेयर एज मूविंग फर्दर 70 नंबर का जो क्वेश्चन है इसी में ही आपका लगभग 18 मार्क्स का ऑप्शनल वाला सेगमेंट भी आता है। ओके तो जो कंपलसरी वाला पोर्शन है वो आपके 30 मार्क्स में कवर्ड है, ये तो आप बिल्कुल भी इसमें इंटरनल चॉइस कुछ भी नहीं रहती है, ये तो कंपलसरी है। जो 30 मार्क्स वाला एमसीक्यूज का पोर्शन है ये पूरा कंपलसरी, इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं आती है। ठीक है, फिर इंटरनल चॉइस हमें कहाँ मिलेगी, हमें ये इंटरनल चॉइस मिलेगी डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन में, जहाँ पे लगभग आपको अटेम्प्ट 70 नंबर का क्वेश्चन करना है और 18 मार्क्स के क्वेश्चन और आते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। तो इस तरीके से करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, अब इसमें भी एक क्वेश्चन नंबर 1 आता है जो तो अटेंड करना कंपलसरी है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक इनमें आपको जो है चॉइस मिल जाएगी। तो अटेम्प्ट एनी 4, 2 से लेके 6 तक 5 क्वेश्चंस टोटल, 5 में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाता है और उनमें आपको अटेम्प्ट करना है एनी 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो लगभग लगभग इस टाइप से रहेगा। सबके अंदर आपको सब पार्ट्स मिलेगा, मतलब क्वेश्चन 1 में भी आपको ए बी सी मिलेगा, फिर दूसरे में भी ए बी सी मिलेगा, और लगभग देखा ये गया है कि 5 मार्क्स के और एक 4 मार्क का इसके अंदर सब पार्ट आता है। तो सब पार्ट्स जो इसके अंदर आते हैं, मतलब सब क्वेश्चन जो इसके अंदर आते हैं वो यूजुअली जैसे ए बी सी आएगा, एंड यहाँ पे ये 5 मार्क्स 5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, इस तरीके से करके 5 5 4 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस करी है कि पेपर पैटर्न हमारा पूरा कैसा रहेगा। फाइन, तो कंपल्सरी क्वेश्चंस कितने, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज, एमसीक्यूज में से भी आप ये मान के चलो 3 क्वेश्चंस हैं ये आपके केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है, मतलब ये मान लो 3 केस स्टडीज हैं यहाँ पे है ना आपके पास। और इनके अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा, यूजुअली जैसे क्वेश्चन 1 के जो मॉडल टेस्ट पेपर्स देखे गए हैं उनके अंदर यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच 1 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 2 के अंदर भी ये देखा गया है कि 5 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स ईच के, और 3 के अंदर जो है यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स ईच, मतलब एमसीक्यूज तो आपका लगभग लगभग 2 मार्क्स के ही रहेंगे। ठीक है, सारे एमसीक्यूज 2 मार्क्स के, बाकी कितने कितने पार्ट आते हैं वो देखो। तो 3 केस स्टडीज हैं जिसमें से एमसीक्यूज आएगा, और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपके 3 क्वेश्चंस रहते हैं 2 मार्क्स ईच के, है ना। तो ऐसे करके जनरल भी आ गया और केस स्टडी बेस्ड भी आ गया। बाकी जो 70 मार्क्स वाला पैटर्न है हमारा, इधर ये डिस्क्रिप्टिव हो गया और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 एकदम कंपलसरी है, बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चंस में आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, ये सब चीजें आप नोट कर लो, क्योंकि जैसे जैसे आप टेस्ट दोगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोगों ने आज की क्लास में ये डिस्कस किया है कि हमारा पेपर पैटर्न क्या रहेगा। हम लोग सबसे पहले इसके अंदर ऑडिटिंग टर्म को एक्सप्लेन किए हैं, ये ऑडिट का डेफिनेशन होता है, ये आप लोग नोट डाउन करेंगे इसको। एंड बेसिक हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझा था कि क्या मतलब होता है ऑडिट का, क्या मतलब होता है, कौन इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, कोई आउटसाइडर होगा जो इस ऑडिट को करेगा। अच्छा, आउटसाइडर में भी कौन पर्सन होगा, हम इसको बोलते हैं प्रैक्टिसिंग सीए।
ओके तो कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे ऑडिट्स करने के लिए, क्योंकि सीएस के पास दो ऑप्शंस होते हैं, इधर आप एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो प्रैक्टिसिंग सीए होंगे वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑडिट कर सकते हैं, तो इनके पास ही पावर होती है। ओके हम लोग अभी जो टाइप ऑफ ऑडिट पढ़ रहे हैं आप लोग वो भी एक बार सुन लो, हम कौन से टाइप की ऑडिट पढ़ेंगे यहाँ पे। ऑडिट्स बहुत अलग अलग टाइप्स की होती हैं, बट हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ रहे हैं। ओके तो दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी ऑडिट, यानी कि बेसिकली जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट होती है उसको लॉ में क्या बताया गया है, और स्टैट्यूटरी ऑडिट बताया गया है। ठीक है तो फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट ही होती है। ये इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, हमने सिलेबस देख लिया, पेपर पैटर्न समझ लिया, क्या क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है थ्रू आउट द सब्जेक्ट हमारी वो हमने देख लिया। अब कल से लेके आप लोग प्रॉपर रजिस्टर्स लेकर के एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करते हुए स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के साथ जो मॉड्यूल 1 में फॉल करता है। ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।